नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम ये एक विषय आप रोचक भी कह सकते हैं कि हमारे भारतीय समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं वो माने दो हमारे जो प्रमुख जो तबके हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी सोच के लोग भी आपस में मिलते हैं तो कभी भी वो मुल्क से संबंधित, देश से संबंधित, देश को जो कमजोर करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं और जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर कभी नहीं बात करते हैं। वही यानी जो रूढ़िवादी विचार है जो कि नफरत और काफ़ी हद तक वो नफरत फैलाने वाले कारक हैं, उन्हीं पर वो बात करते हैं। और कल हमने एक जो है अरशद मदनी जो कि देवबंद के मुखिया हैं और जो मजलिस जो कि मजलिसे इत्तेहादुल के भी मुखिया हैं और एक सुदर्शन टीवी चैनल जो चलाता है सुरेश चौहान के, दोनों के बीच वार्ता का नमूना मैंने देखा। उस नमूने से मैं आपको परिचय करवाऊंगा कि किस तरह की मानसिकता उन सबों की है और देश में भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा और भारतीयता के माहौल के लाने में किस तरह से बाधक है वो मानसिकता, उसको भी देखने की जरूरत है। वो जो सवाल जो उठा रहे थे वही लव जिहाद और फिर मॉब लिंचिंग और जो है वो जनसंख्या पर कॉमन सिविल कोड, ये जो विषय हैं इन पर बीजेपी कुछ करने वाली नहीं है सिवा वोट बटोरने के। तो उन्हीं विषयों को उठा रहे थे और किस तरह का तर्क वो मदनी महोदय दे रहे थे उसके नमूने से भी आप समझ जाइए कि कितनी कट्टरवादी सोच और वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, यानी हमारे भारतीय समाज का जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है
उस तबके का जो पर काफ़ी हिस्से पर इन समूह का मानसिक रूप से कब्जा रहता है अरशद मदनी जैसे लोगों का। तो वो तर्क के कुछ नमूने, तो जैसे कि उसने सुरेश चौहाड़के ने पूछा कि औरत का क्या स्थान है आपके इस्लाम में या आपके उसमें। तो वो कितनी बेहयाई से कह रहा है वो अरशद मदनी कि जैसे आपका प्राइवेट पार्ट है, यानी गुप्तांग की बात कर रहा हूँ, जो भी है वही हैसियत औरत की है। वो ये नहीं कह पा रहा है कि भाई यानी जो पर्दा प्रथा है या जो बुर्का प्रथा है, इसीलिए जो है कि जैसे अपने प्राइवेट पार्ट को ढकते हैं तो उसको भी ढकते हैं। ये देखिए, इन बातों पर गहराई से जाने के बजाय उसको इस रूप से देखिए कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे भारतीय समाज की महिलाएं हैं, उनको सम्मान देने की जरूरत है। और मदनी के इन विचारों से कि वो प्राइवेट पार्ट हैं, इसलिए उनको बुर्का इत्यादि से ढका जाता है, तो उनकी इस सोच पर जाने के बजाय जो है इसको सोचने की जरूरत है कि महिला का जो सम्मान है वो सबसे पहले है कि वो ऐसे वस्त्र धारण कर रहे हैं कि उनका तन ढका रहे। ये बहुत जरूरी है। और नारी सम्मान हमारे भारतीय संस्कृति के मूल में है। इस बात पर भारतीय ताकत दल ने कई वीडियो के जरिए सविस्तार से बताया हुआ है। तो तन ढकने की बात है, चाहे बुर्के से ढकिए, चाहे साड़ी से ढकिए, चाहे जैसे भी ढकिए, लेकिन ढकिए जरूर। और इसके महत्व को, मतलब कि तन ढकने के महत्व को भारतीय ताकत दल ने, वो अरशद मदनी क्या कहेंगे, एक मामूली सा यूपी पुलिस में काम करने वाला जो सिपाही कांस्टेबल है, उसके विषय उसकी भी बात का उदाहरण जो है भारतीय ताकत दल ने किसी एपिसोड के माध्यम से बताया था। उसका कहना यह था कि साहब, आप अपने घर में, मैंने आपकी कोई भी आर्थिक हैसियत हो, तो जैसे सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, उसको छुपा के रखते हैं। तो क्यों? कोई चोर या डाकू उसको उठा न ले जाए, उसको हर न ले जाए, उसको चोरी न कर ले जाए, उसको डकैती न डाल दे, इसीलिए आप उसको छुपा के रखते हैं। तो ये हमारी जो घर की बहु बेटियां हैं, यह भी हमारी बहुत बड़ी संपदा है। इनको भी ढक करके रखने की जरूरत है। ढक कर से मतलब नहीं कि बिल्कुल उनको मैंने ऐसा ना हो कि सबके सामने ना है, ऐसा इस तरह का वस्त्र वो धारण करना ताकि उनका तन ढका रहे। तो उसने आगे कहा, उस जो यूपी पुलिस का जो सिपाही था, साधारण किस्म का, लेकिन उसकी सोच कितनी बड़ी थी, इसको देखने की जरूरत है कि साहब, मान लीजिए चोर आए, डाकू आए, आपका जो रुपया पैसा गहना मतलब कि वो उठा ले गए, चोरी कर ले गए, या डकैती करके छीन ले गए, तो आप बाद में मेहनत करके, परिश्रम करके वो सोना, चांदी, रुपया पैसा वापस ला सकते हैं। लेकिन हमारी बहु बेटियों की इज्जत वाली जो संपदा है, एक बार चली जाने के बाद फिर वापस नहीं आती। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हर हालत में अपने बहु बेटियों के तन को ढकने की बात, हमेशा तन ढक करके रखना चाहिए। ये विषय भटक नहीं जाए, लेकिन आज का जो टेलीविज़न
ग्लैमर यानी टेलीविजन की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया, विज्ञापन की दुनिया, सिनेमा या बॉलीवुड जगत की दुनिया। देखिए, तन ढकने के ठीक विपरीत तन प्रदर्शन पर ही वो केंद्रित होती है। और फिर ये फैशन उद्योग, ये बिल्कुल हमारे जो बहु बेटियां हैं, हमारे जो महिलाएं हैं, भारतीय बहन हैं, उनके तन ढकने के बजाय तन यानी वो तन या अंग प्रदर्शन पर ही वो केंद्रित होती हैं। ये फैशन उद्योग के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो 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 कपड़े निकलते हैं, समस्या यहाँ है। तो इस पर कुछ विचार रखने के बजाय वो असद मदनी बोल रहा था कि औरतें हमारी जो प्राइवेट पार्ट हैं। और भी नमूने आपको बता रहे हैं, जैसे ये जनसंख्या पर कोई कानून लाने के लिए तैयार नहीं है। ये मैंने जिसके लिए ये प्रचार करते रहते हैं सुरेश चौहान के जैसे लोग, तो जिसके लिए तो वो बीजेपी अभी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून लाने के पक्ष में नहीं है। एक बार मोदी महोदय लाल किले से बोले थे कि जो लोग सीमित परिवार रखते हैं वो भी एक देशभक्ति निभाते हैं। कितना लापरवाही भरा। आबादी विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें हर एक भारतीय नागरिक के सहयोग की परम आवश्यकता है। और उस विषय को जब ये जिसके लिए कोई कानून लाने की बात नहीं कर रहा है बीजेपी के लोग, उस विषय को ये उठा रहा है सुरेश चौहान के जो है इनसे, असद मदनी से। असद मदनी बोल क्या रहे हैं कि भाई वो जो हम तो अल्लाह को मानते हैं, आप भी ईश्वर को मानते होंगे, तो जो बच्चे होते हैं वो तो उन्हीं के देन होते हैं। बताइए, इस तरह का विचार पालना, जनसंख्या को रोकना, परिवार को सीमित करना और सीमित करना, ये जिम्मेदारी इंसान की है। भगवान को या अल्लाह को मत घसीटो। असद मदनी जैसे लोग। और सन 70 में ही चीन ने जनसंख्या को काबू करने पर उसने कानून लाया था और उसने नियंत्रित कर लिया। उसको जाकर के 2021 में जाकर 70 में लागू किया था और जाकर 2020-21 में उसको कामयाबी मिली। तो असद मदनी जैसे लोग, कई लोग हैं इस तरह के, माने उलूल जुलूल, बिल्कुल घटिया ही नहीं, कितनी खतरनाक विचार जो है पालते भी होंगे और इसी तरह का वो फैलाते भी होंगे। वो सुरेश चौहान के बोल रहा था कि लव जिहाद पर। बताइए, लव जिहाद एक आपराधिक मामला है। लड़का या लड़की का जो ये प्रेम संबंध है, ये जो शुद्ध है और वो शादी करना चाहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धोखा दे करके, झूठ बोल करके, नाम बदल करके जो ऐसा है, तो ये आपराधिक मामला है। तो उस आपराधिक मामले को डील करने के लिए, उसे निपटने के लिए बहुत कानून है, राज्य सरकारों के पास कानून है। उस कानून के तहत उनको पकड़े, उनको दंडित करें और ऐसा दंड दें कि ऐसे तत्वों की हिम्मत और आदत छूट जाए। ये उपाय है। लेकिन नहीं, सुरेश चौहान के जैसे लोग और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी लोग जो है इसको कानूनी ढंग से निपटने के बजाय, उसका अंत करने के बजाय बस टीवी चैनलों पर डिस्कशन होगा, तमाम बातें फैलेंगी, नफरत फैलाई जाएगी सिर्फ
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को टारगेट करते हुए उनको निशाना बनाते हुए। तो इतने बड़े देश के दुश्मन हैं ये कट्टरवादी लोग, और खास करके इस विषय पर हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो सुरेश चौहान के जैसे लोग जो है इस समाज के दुश्मन हैं। तो इस विषय पर भी वो अरशद मदनी जो है आए बाएं साएं बोल रहा था, लेकिन आतंकवाद पर भी कुछ नहीं बोला। हालांकि आतंकवाद का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तो दूर की बात, बराबर ये भारतीय जनता दल ने समझाया है कि जो आतंकवादी होते हैं उनका इस्लाम से कोई मतलब है ही नहीं, आतंकवादी होता है और उसको आतंकवादी के ही रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन बराबर वो देखा जाता है कि वो किस धर्म का है, किस पंथ का है। आतंकवादी होता है, अपराधी होता है। जो पीड़ित है, जो शिकार हुआ है, वो भी पीड़ित और शिकार है, हमारा भारतीय भाई बहन है। ये दृष्टिकोण लाने के बजाय वो गंदी आदत कि पीड़ित को भी, जो शिकार हुआ उसको भी हिंदू मुस्लिम देखने की गंदी आदत अभी भी पड़ी हुई है। आतंकवादी अपराधियों को भी फिर हिंदू मुस्लिम देखने की, डील करने की आदत पड़ी हुई है। समस्या ही है, समस्या की जड़ ये है। तो उस पर भी वो अरशद मदनी आए बाएं से बोल रहा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो बात उठाया उसने। भारतीय जनता दल ने यह बताया कि इसके विषय में विस्तार से बताया हुआ है कि हिंदू सनातन हो या इस्लाम हो या सिख हो या ईसाइयों को हो, ये पंथ है, धर्म नहीं है। पहले तो मदनी जैसे लोग और चौहान के लोग भी लोग समझ लें, ये धर्म नहीं, ये पंथ है। और वो व्यक्तिगत आस्थाएं हैं। व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत रूप से निभाने की जरूरत है। कुछ ऐसे मौके होते हैं कि कुछ सामूहिक भी करना पड़ता है। वो उसके लिए कोई मतलब इनकार नहीं है। जैसे वो जुम्मे की नमाज है और कुछ जुलूस हैं, ऐसे तैसे है, कुछ ऐसे निकलते रहते हैं। तो उसके लिए बाकायदा जो है वो अनुमति लीजिए शासन प्रशासन से, और वो शासन प्रशासन ऐसा हो कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए तब उनको अनुमति दे। जुलूस निकालना हुआ, जुम्मे की नमाज पढ़ना हुआ, जो भी है वो जनता की सुविधाओं की कीमत पर हो नहीं सकता। जनता या आवाम, उसकी सहूलियत सर्वोच्च है। ये दिमाग में होना चाहिए, और ऐसा समझाने की भी वो हिम्मत वो होनी चाहिए। तो जनता की सहूलियत, जनता की कन्वीनियंस या उसकी सुविधा सर्वोच्च है। उसको देखते हुए जो मैंने कुछ खास मौकों वाले जो सामूहिक कार्यक्रम हैं उनकी अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इनको छोड़ करके बाकी जो है आपका जो हिंदू सनातन के जितने भी क्रियाकलाप हैं, इस्लाम आस्था के जितने क्रियाकलाप हैं, अब आपके ईसाई पंथ के जितने क्रियाकलाप हैं, उसी प्रकार सिख पंथ के जितने क्रियाकलाप हैं, उन अपने अपने रीत रिवाज के अनुसार घर के अंदर उसका पालन करिए। यह है पंथ की भूमिका। सामूहिक जीवन हमारा राष्ट्रीय जीवन है, इसमें बस एक ही धर्म का पालन करना है, राष्ट्र धर्म का। ये बहुत बार बताया भी गया है, और सुरेश चौहान के जैसे लोगों के पास भी ये भारतीय जनता दल का के वीडियो जाता होगा, जरूर देखते होंगे जरूर। लेकिन वो किस रूप में देखते हैं, सवाल ये है। तो जब पंथ व्यक्तिगत आस्था है, उसको व्यक्तिगत रूप में निभाना है, तो जो संविधान की धारा 25 से लेकर 28 तक
जो जो इन्हीं बातों पर के आधार पर दी गई है। 25 से 28 जो मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के में जो दिया गया मौलिक अधिकार के रूप में दी गई है। भारतीय आवाम ताकत दल स्पष्ट है कि ये सबको जो है वो स्क्रैप कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। इसके खारिज करते ही जो धारा 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो दिया गया है, अपने आप जो है इनफ्रक्टुअस वो व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और बेमतलब का हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप जो है बेकार हो जाएगा जिस दिन जो है ये हिंदू, सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख पंथ माने जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से निभाए जाएंगे और संविधान की धारा 25 से 28 जो है वो संविधान से निकाल दी जाएगी। तो किसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, ये करने की जरूरत। लेकिन नहीं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डिस्कस करने गए थे सुरेश चौहान के जैसे लोग और वही असद मदनी से, और भी इस तरह के उलूल जुलूल वो सवाल उठा रहे थे, उलूल जुलूल उसी तरह के माने दोनों कट्टरवादी हैं, लेकिन दोनों दो छोर पर बैठे हुए हैं और आपस में मिलने का एक नाटक कर रहे थे कि देखिए ये लोग भी मिल सकते हैं। असद मदनी असद मदनी महोदय ये भी कह रहे थे कि उनसे मिलने के लिए वो मोहन भागवत भी आए थे। मोहन भागवत एक ही बात कह रहे थे कि वो हिंदू मुस्लिम को मिलना चाहिए और दोनों का डीएनए एक है। लेकिन असद मदनी ये भाप नहीं पाए कि वो जो मोहन भागवत आरएसएस वाले वो दोनों का डीएनए एक का करके कौन सी मंशा जो है वो प्रकट करना चाहते थे। उनका कहने का मतलब था कि जब डीएनए एक ही है तो तुम भी हिंदू हो और हिंदू बन जाओ तो इसको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही मोहन भागवत जब भारतीय ताकत दल की मुहिम चली और भारतीय एकता का काफी लोकप्रिय हुई, तो वो भारतीय एकता की बात करने लगा। इसके पहले तो हिंदू एकता बोलता था। तो ये मोहन भागवत जैसे उनका संगठन चाहे कितना भी तगड़ा क्यों न हो, इस देश के लिए बहुत खतरनाक किस्म का है। खतरनाक इसलिए नहीं कि गलत अवधारणा फैलाता है, और वो इसलिए उसका जो दूसरा खतरनाकपन गतिविधि है कि जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस, जिसको कि आप लोग भ्रम या भूल से कांग्रेस कहते हैं, उसका बड़ी सफाई से बचाव करता है और इस तरह से बचाव करता है और इस तरह से उसके लिए काम करता है कि भारतीय ताकत दल का स्पष्ट मानना है कि वो उस जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कैट्स पा है। और काफिर शब्द पर भी पूछ रहे थे, तो हालांकि उसकी बातों से, जो असद मदनी की बातों से बस यही वो निकला था कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है। और एक बात और, मैंने ये जो बीमारियों को बिल्कुल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। तो ये लल्लन टाप वाला सौरभ द्विवेदी, तौकीर रजा जो कि बरेलवी संप्रदाय के मुखिया अपने को कहते हैं, और ये सब जो है बहुत पॉलिटिकल डील करते हैं। ये बरेलवी संप्रदाय हुआ, असद मदनी हुआ, ये मैंने यानी राजनीतिक पार्टियों से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हीलिंग एंड डीलिंग एंड लेन देन भी करते हैं सत्ता के करीब सत्ता के करीब आने के लिए। तो ये भी इनकी मंशा रहती है। तो ये कभी भी वो अवाम के नहीं होते हैं। अवाम की भावनाओं का शोषण करके, दोहन करके, दुरुपयोग करके, उनका इस्तेमाल करके वो सत्ता के करीब ये पहुंचने की भी इनकी साजिश रहती है। और ये हमारे देश के लोग उनको अच्छी तरह से समझें।
तो एक बात विचित्र ये मालूम हो कि काफिर के विषय में तौकीर रजा कहते कहते ये कह गए कि सिर्फ बरेलवी लोगों को छोड़ करके बाकी को काफिर मानते हैं। जरा जरा फिर से जरा सुनिए, तौकीर रजा ये कह रहे थे कि बरेलवी मत के अलावा जितने और भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं उनको जो है तौकीर रजा जैसे लोग उनको काफिर कहते हैं। मतलब कि जो उनकी बात को न माने वो काफिर हो गया। तो काफिर अपने आप में एक जो यानी गलत इस्तेमाल किए जाने वाली जो है अवधारणा है, और किसी भी रूप में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के परिवेश में वो रहने योग्य नहीं है, रहने के लायक नहीं है। तो वही बात असद मदनी कह रहे थे कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। लेकिन एक बात सुरेश चौहान के और असद मदनी या तौकीर रजा जैसे लोगों को जाननी चाहिए। भारतीय जनता का दल स्पष्ट ऐसे लोगों को बताना चाहता है कि जिन्होंने देश पर कुर्बानी दी, और ख़ास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से अशफाकुल्लाह उनकी कहानी से प्रेरणा ले, और ऐसे लोगों की कुर्बानी से ही ये देश आज़ाद हुआ है। असद मदनी जैसे असद मदनी और सुरेश चौहान के और तौकीर रजा जैसे लोगों से नहीं, ये तो हमेशा चिपके रहे जेएनपीसी से, कभी इधर से कभी उधर से। तो अशफाकुल्लाह ने कभी भी ये नहीं माना कि उनके लिए जो है वो अल्लाह सबसे बड़ा है। उन्होंने ये माना कि हमारे लिए मुल्क सबसे बड़ा है। तो मुल्क और आवाम और इसके बाद कुछ भी है। और इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, इन्होंने भी माना हमारे लिए देश सर्वोच्च है, देश के बाद ही मेरा ईश्वर है, देश के बाद ही हमने अच्छा, और मैंने देश और अपनी जनता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी वह ईश्वर के लिए नहीं दी, वह अपने गीता रामायण के लिए नहीं दी, वह देश के लिए दी। तो खुदीराम बोस जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जो है सबसे ऊपर अपना देश और फिर अपनी अवाम, इसके बाद जिसको भी मानना है, ये भावना रखने वालों ने इस देश को आजाद कराया। और भगत सिंह तो इन पचड़ों को दूर फेंक दिया, वो नास्तिक हो गए। ये बात सुरेश चौहान के जैसे लोग, असद मदनी जैसे लोग और तौकीर रजा जैसे लोग स्पष्ट रूप से जान लें। और यही बात भारतीय जनता का दल अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के जरिए इनको बताना चाहता है। लेकिन समस्या सिर्फ असद मदनी और तौकीर रजा और सुरेश चौहान के जैसे लोगों से नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रवाद का ढिढोरा पीट करके इस जेएनपीसी को हटाने के लिए और सत्ता पाने के लिए इसने मुहिम चलाई। जनता ने इस पर भरोसा किया, राष्ट्रवाद भाई ये पार्टी कम से कम राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रवाद लाएगी। और देश को बहुत दुख हुआ कि ये राष्ट्रवाद के नाम पर, देखिए इस संबंध में एक चीज स्पष्ट करना जरूरी है कि मोदी महोदय ने अपनी सेना को सुसज्जित करने के लिए तमाम हथियार खरीदे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि उन हथियारों को ये जेएनपीसी वाले दलाली उनको नहीं मिली, तो सन 84 के बाद कोई हथियार सब खरीदे ही नहीं, चूंकि वो फोर्स कांड आ गया था। और फिर इसके बाद जो है काफी उस पर जो है वो नजर होने लगी, दलाली इनको मिली नहीं। तो सेना के लिए जो है वो वही हालत कर दी है। और एक जो है उनके लिए हथियार नहीं खरीदे, न खरीद करके वही गद्दारी की है जेएनपीसी वालों ने, जो गद्दारी नेहरू ने जो है जब वो प्रधानमंत्री बना था 1946 से लेकर के 1962 तक,
एक सुई भी उसने बनने नहीं दिया। और हमारी फौज, हमारे जवान 1962 की लड़ाई में निहत्थे मारे गए थे। तो उसी तरह की गद्दारी ये जेएनपीसी ने किया कि उसको दलाली नहीं मिली तो कोई हथियार नहीं खरीदा। तो इस मामले में मोदी जी ने कम से कम अब अपनी सेना के लिए काफ़ी अस्त्र शस्त्र जो है वो बनवा भी रहे हैं और जो है खरीद भी रहे हैं। बात सही है। और हमारी सेना वो पराक्रम दिखा रही है। हालांकि उस पराक्रम शौर्य पर भी ये गद्दार जेएनपीसी का राहुल जो है वो सवाल उठाता है। बात दूसरी है। और इसे और समस्या ये तक नहीं है, हमारी सेना के शौर्य पराक्रम पर ये सवाल उठाने वाला राहुल गद्दार को ये बीजेपी उनको गद्दार के रूप में बेनकाब न हो इसकी साजिश कर रही है। देश को दुखड़ा तो यहाँ है, इसी देश का दुखड़ा इससे राष्ट्रवादी से है, राष्ट्रवादी बीजेपी, राष्ट्रवादी मोदी जी से है कि इतने बड़े घोर गद्दार राहुल को ये गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो, ये मोदी जी बीजेपी वाले साजिश करते हैं। और बीजेपी के यूट्यूब के सुबह सालार उसको पप्पू के रूप में दिखा करके पप्पू के रूप में आनंद लेते हुए उस पप्पू वाली मानसिकता से बाहर मत आइए और इसको गद्दार के रूप में मत देखिए। ये साजिश कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। यही तो इनकी गद्दारी है, यही इनकी देश के खिलाफ गद्दारी है। तो बात हो रही थी कि मोदी महोदय ये जो है मैंने सेना के लिए खरीद रहे हैं, सेना अपना पराक्रम दिखा रही है। लेकिन मोदी महोदय की जो जिम्मेदारी जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के है और हमारे देश में ये देश विरोधी ताकतें जो है और वो काफी हद तक जो है वो राजनीतिक दलों के बेश में है, वो उनसे जो सुरक्षा दिलानी है अपनी आवाम को, जो उस सुरक्षा के दिलाने में जो आवाम के साथ जो है आवाम को जो भरोसा दिलाया और राष्ट्रवाद के नाम पर उसके तो उसके संबंध में उसको देखते हुए ये बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी हमारी आवाम के खिलाफ और इस देश के खिलाफ। सारी देश विरोधी ताकतों को उनका विनाश करने के बजाय उनको पाल रहे हैं। जो अभी उपचुनाव हुए हैं तो एक बीजेपी का जो सिपह सालार यूट्यूबर है संजय दीक्षित, वो कह रहा था कि जहां बीजेपी कम्युनल या सांप्रदायिक रही वहां उसने अपने जीत के झंडे गाड़ दिए, और जहां वो अपने को धर्म निरपेक्ष या सेकुलर बनने की कोशिश किया वहीं वो हार गई। तो इस तरह से वो ये इशारा कर गया कि यदि बीजेपी को अपनी जीत हासिल करनी है या जारी रखनी है तो कम्युनल का ही सहारा ले, अब कम्युनल वो बनी रहे। ये इशारा जो है वो संजय दीक्षित दे गया। एक और यूट्यूबर है, उसका नाम बताना ठीक नहीं है, वो भी बीजेपी की हार का विश्लेषण कर रहे थे महोदय। तो पश्चिम बंगाल में जो हार हुई है बीजेपी की और बड़ी करारी हार, बल्कि समाचार तो ये मिल रहा है कि वो जो टीएमसी है वह वामपंथी जो किसी जमाने में गुंडा हुआ करते थे और किसी का पैर जमने नहीं देते थे, और किसी भी हालत में चाहे चुनाव आयोग है चाहे कोई भी हो, अपने गुंडों के द्वारा पूरा जो है वही चुनाव पर पूरा कब्जा करते थे। उसी का परिणाम जो है अब वही उसी का स्थान इसने जो है यानी ममता बनर्जी ने ले लिया है। वही गुंडागर्दी, वही हिंसा और वही आतंक ये फैलाई हुई है। ये बात मोदी जी को मालूम है। इतने बड़े आतंकवादी, इतनी बड़ी वो हिंसा फैलाने वाली, इतना वो गुंडा और माफियों को पालने वाली ममता को
पाल करके पश्चिम बंगाल की जो 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 जनता है उसके ऊपर ये कहर ढा रहे हैं ये मोदी जी, उसको वो ममता को पाल करके। धारा 356 संविधान की धारा वो इसीलिए है कि हमारे देश की जनता, चाहे वो हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहन हैं, उनको निजात दिलाए इसे जो है वो आतंक फैलाने वाली और गुंडा और माफिया राज के जरिए जो है चुनाव, चुनाव हो चाहे कोई भी हो, उस पर कब्जा करने वाली ताकत से जो आतंकित हो रहे हैं हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहन, उससे निजात कराने की जिम्मेदारी इस मोदी की है। लेकिन मोदी इस ममता बनर्जी को पाल रहा है। ये गद्दारी है मोदी की अपने देश के खिलाफ। तो वो जो यूट्यूबर था वो इसको इस रूप में कह रहा था कि बीजेपी जब ममता बनर्जी के गुंडे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे थे, पीट रहे थे और भी तरह से वो प्रताड़ित कर रहे थे, तब बीजेपी नहीं गई उनकी रक्षा करने के लिए। किस तरह का बेवकूफ वो बना रहा था देश को, वो यूट्यूबर बीजेपी का समर्थक। अरे जब जिम्मेदारी मोदी की है, मोदी वो प्रधानमंत्री है और उसके हाथ में भारत के संविधान ने एक अख्तियार दिया है, धारा 356, उसका प्रयोग करके उसको तुरंत बाहर कर देना है। वो नहीं कर रहा है। जब बीजेपी हार जाती है तब कहते हैं कि भाई वो बीजेपी के कार्यकर्ता पिट गए और वो ये समझे कि बीजेपी का नेतृत्व आता नहीं है उनकी रक्षा के लिए। तो जब ये हार जाते हैं तो इनको आवाम की चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर ये कह रहा है कि मोदी महोदय जितने देश के दुश्मन हैं, बार बार ये कह रहे हैं जिसके देश के दुश्मन है, और उसमें सबसे बड़ा ये प्रमाण है पश्चिम बंगाल का कि यह ममता बनर्जी बहुत बड़े देश की दुश्मन है। और अब वो माने केंद्रीय राजनीति में, सेंट्रल पॉलिटिक्स में पांव रखना चाहती है। तो उसको नष्ट में नाबूद करने के बजाय मोदी जी उसको पाल रहे हैं। यही गद्दारी है जहां, और उसी का हो सकता है कि वो जो यूट्यूबर हो उसका ये भी असर हो कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पश्चिम बंगाल में, उनका मोरल जो है वो डाउन हुआ हो कि भाई हम तो माने हमारे ये प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री है, बीजेपी वाले जो है वो हमारी तो रक्षा करेंगे नहीं, तो जब हमको इन्हीं के हवाले होना है तो कोई बात नहीं है, तो हथियार वो डाल दिए। लेकिन ये प्रश्न छोटा है, प्रश्न बड़ा है कि हमारी आवाम को जो वो प्रताड़ित कर रही, सता रही है, हिंसा और माफिया राज का शिकार बना रही है, उससे निजात दिलाने की जिम्मेदारी इस गद्दार मोदी की है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है वो उसी देशद्रोही, देश के दुश्मन ममता बनर्जी को पाल रहा है। आज भारतीय जनता दल करीब 2.5 साल से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि देश की जितनी समस्याओं से ये अपना देश जूझ रहा है, ये सारी समस्याएं जो पैदा की गई हैं गद्दार जवाहरलाल नेहरू और उसका जो गुरु घंटाल था मोहनदास करमचंद गांधी। हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी को भी अपने रास्ते से हटा दिया इसने, गद्दार जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उसके इस पाप को भी ढकने के लिए वो आरएसएस आ गई, अपने गोडसे को भेज दिया। और इसीलिए भारतीय जनता दल बार बार ये मांग भी करता है कि यदि मोहनदास करमचंद गांधी की मृत्यु की ठीक से जांच की जाए
तो ये बिल्कुल बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये बात अपनी जनता के सामने, देश के सामने आ जाएगी कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में नेहरू का स्पष्ट हाथ था। इसलिए कि एक बार जब उसकी सत्ता की हवस पूरी हो गई तो फिर और जिसके बदौलत ये सत्ता की हवस पूरी हुई, उस सीढ़ी को, उस सोपान को तुरंत जो है, इसलिए कि कभी भी वो मुंह खोल सकता है, उसको हटाने की जुगत में था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में ये जवाहरलाल नेहरू का हाथ है, स्पष्ट कर रहा है ये भारतीय वाम ताकत दल। लेकिन नेहरू को बचाने के लिए फिर आरएसएस आ गई, अपने जो है गोडसे को भेज दिया, और गोडसे को सिखा के, पढ़ा के और रट्टा मरवा करके कि तुम जाकर के यही बोलना कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उसने एक किताब भी लिख दिया गोडसे ने, तो कि हमने गांधी को क्यों मारा। अब ये पूरी मानसिकता को कब्जा करने के लिए, कैप्टिवेट करने के लिए, या मेस्मराइज या नजरबंद करने के लिए पूरी मानसिकता गोडसे, गांधी और सावरकर, हमारी जनता को इस जो कैप्टिवेटेड, माने बिल्कुल बंद किए हुए थे, नजरबंद किए हुए मानसिकता से उसे बाहर आना है। और भारतीय ताकत दल को यदि मौका मिलेगा तो इस यानी जितनी रहस्यमय मृत्यु हुई है, जो जवाहरलाल नेहरू ने मरवाया, हमारे परमादरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनको जो वो शेख अब्दुल्ला के जरिए वो मरवाया। और इंदिरा गांधी तो खैर उसने तो हद ही कर दिया, शास्त्री जी को मरवाया, अपने सहयोगी अपने कैबिनेट के सहयोगी ललित नारायण मिश्र को मरवाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवाया, एक बैंक कर्मचारी था नागरवाला, उसको इसलिए मरवाया कि वो यदि वो जिंदा रहता तो ये भेद भी खोलता कि किस तरह से ये सीधे जो है बैंकों से कैश निकलवाती थी ये गद्दार इंदिरा गांधी। तो काफी, तो ये सब की जो है जांच होनी चाहिए। लेकिन एक की बात ये बीजेपी वाले नहीं करते, तो चूंकि ये खुद ही देश के गद्दार है ना, देश के सबसे बड़े गद्दार है बीजेपी वाले, तो कभी भी इन देश के दुश्मनों को बेनकाब नहीं होने देंगे। और तो जब ये भारतीय जनता ताकत दल इन देश के दुश्मनों को, उनके करतूतों को, और खास करके देश का विभाजन जो है बहुत बड़ी त्रासदी है, जिसको इस त्रासदी को इन जेएनपीसी वालों ने आजादी का नाम दे दिया। जिसने देश को बंटवाया उसको राष्ट्रपिता की खिताब दिलवा दी। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया कि भाई भारत मेरी लाश पे बनेगा, जिसने विश्वासघात किया अपने देशवासियों के साथ और देश के साथ, उसको जो है सत्य का पुजारी बना दिया, जिसकी वजह से 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, उसको अहिंसा का पुजारी बना दिया। ये हालत है जेएनपीसी वालों की। और इसलिए जेएनपीसी वालों ने वो जानते थे कि ये देश के खिलाफ जो है बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने अपने चाटुकार इतिहासकारों का एक गैंग खड़ा किया, अपने चाटुकार बौद्धिक वर्ग का एक गिरोह खड़ा किया, चाटुकार जो है मीडिया का एक गिरोह खड़ा किया, चाटुकार पत्रकारों का एक गिरोह खड़ा किया, जिनका नाम बराबर भारतीय जनता ताकत दल ने वो नाम उनका नाम लेकर बताया कि यही हैं जो है वो चाटुकार, वो पत्रकारों का गिरोह है, चाटुकार मीडिया का एक गिरोह है,
और भौतिक वर्ग का गिरोह है और इतिहासकारों का गिरोह है। तो जेएनपीसी के सारे गद्दारी के पापों को ढकने के लिए और एक झूठी उनकी महिमा मंडन करने के लिए, भटेती करने के लिए, इसी काम के लिए। और बाकी तो जितने भी दल हैं आपके, जो समाजवादी, आरजेडी, जेडीयू और बाकी ये टीएमसी और एनसीपी तो उसी से निकले हैं। शिवसेना को खुद ही बनवा है इसने, जेएनपीसी ने, अकाली, टीडीपी, डीएमके, ये सब जो है उसी की करतूतों के उपज हैं। तो वो जेएनपीसी की जो गद्दारियां हैं उन पर वो चुप रहते हैं। और अब एक खतरा और आ गया कि इतना जो बड़ा गिरोह इसने खड़ा किया, जेएनपीसी ने अपने गद्दारी के पापों को ढकने के लिए, ये बीजेपी भी या जनसंघ भी दूसरे रूप में, यानी उनका राजनीतिक विरोधी के रूप में, ये जेएनपीसी के सारे गद्दारी के पापों को ढकने के लिए आज वो साजिश कर रही है। तो अब हमारे देशवासियों के लिए बहुत बहुत मुश्किलात है कि आखिर वो तथ्य जो है कैसे आएंगे। लेकिन फिर भी नमूना मिलता है। इनके लाख साजिशों के बावजूद भी आज भी हमारे भारतीय भाई बहनों जो है वो भगत सिंह की इज्जत करते हैं, हम हमारे चंद्रशेखर आजाद की इज्जत करते हैं, अशफाक उल्लाह की इज्जत करते हैं, खुदीराम बोस की इज्जत करते हैं, लाख करने के बाद। लेकिन इनकी साजिश हमेशा उनको हमेशा पृष्ठभूमि में रखने की और इन देश के गद्दारों का पाप को ढकना और उनकी झूठी महिमा मंडन का। तो उसी साजिश का अब हिस्सा बन गई है बीजेपी और मोदी जी कि इन देश के गद्दारों का की गद्दारी को छुपाना और उनकी जो है झूठी महिमा मंडन करने का। तो कई रूपों में इसको बताया गया है। तो और वो चीजें उस चीजों के समक्ष में बाकी और समस्याएं जो है वो गौड़ लगती हैं। अब एक जिन्ना का हुआ, अब यह अखिलेश यादव की बेवकूफी पर क्या कहा जाए, जिस अखिलेश यादव को ये मालूम तक नहीं है कि देश की आजादी जो है, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि लोगों जिन्होंने कुर्बानी शहादत दी, उसकी बदौलत हुआ। लेकिन ये बेवकूफ किस्म का जो है ये जो है वो और जो ये गांधी नेहरू थे, ये अंग्रेजी सरकार के शुद्ध रूप से मुखबिर और दलाल थे। इन्होंने आजादी की जंग का मुखौटा उसी प्रकार वो पहना हुआ था जिस प्रकार ये मोदी बीजेपी वाले राष्ट्रवाद का वो मुखौटा पहन करके देश के साथ छल रहे हैं। जिस प्रकार ये मोदी और बीजेपी वाले राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके हमारे देशवासियों के साथ, देश के साथ छल कपट कर रहे हैं, वैसा ही जो है ये नेहरू और गांधी जो है वो माने आजादी की जंग का मुखौटा पहन करके, जो कि शुद्ध रूप से अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल थे। तमाम इस बात के वो प्रमाण हैं। तो जरा वो कह भी रहा है अखिलेश कि किताब पढ़ो, तो भारतीय जनता कहते हैं उनको कि तुम पढ़ो भैया, किताब पढ़ने की जरूरत तुमको है अखिलेश, जरा कुछ पढ़ो। और किस तरह से नेहरू को इसने थोपा, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, इसको पढ़ो। और अंग्रेज भागने को क्यों मजबूर हो गए, इसको भी पढ़ो अखिलेश। क्या क्या साजिशें इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ की हैं, उसको भी पढ़ो।
और इसकी इसकी देश के खिलाफ क्या क्या वो गद्दारियां रही, किस तरह पाकिस्तान की नींव ये डलवाया, तमाम। इसको भी पढ़ो, अखिलेश बेवकूफ। तो लेकिन बात अखिलेश की बेवकूफ़ी की नहीं है। वो अखिलेश ये सोचता है कि जिन्ना का नाम ले लेंगे तो कुछ हमारे मुसलमान भाई जो है वो जिन्ना के प्रति हमदर्द होकर के उसको वोट दे देंगे। लेकिन इस भूल में नर है। यदि उसको वोट लेना ही है तो सुभाष चंद्र बोस का नाम ले, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले, अशफाकुल्ला जी का नाम ले। इन गद्दारों का नाम तो बेनकाब होगा ही, आज नहीं तो कल। लेकिन शायद उसकी ये मंशा नहीं है। वो तो खुद ही एक गुंडा राज चलाता है और वो जाति से समीकरण बनाता है और इस समाज को तोड़ता है। वो बात दूसरी है। और उसका एक कोई प्रवक्ता आता है, वो अनुराग भदौरिया, निहायत झूठ पे झूठ बड़ बोलता है और रुकता ही नहीं है। और अनुराग भदौरिया जैसे मैंने बेवकूफ कहा जाएगा, उसको बराबर सब बुलाते हैं ये वो टीवी चैनल वाले। तो बात ये कही जा रही है कि लेकिन फिर भी देश को पूरा हक है कि वो जाने कि भाई देश की आज़ादी किसकी वजह से हुई, किनकी कुर्बानी और शहादत की वजह से हुई, और कौन जो है अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल है। कम से कम इतना जान जाएंगे तो उनको फैसला करने में आसानी होगी। बीच में सब दिखा रहे थे कि ये फारूक अब्दुल्ला जब हमारी सेना जो है आतंकवादियों को मार रही है वहाँ जम्मू कश्मीर में, तो फिर वो राग शुरू कर दिया फारूक अब्दुल्ला कि पाकिस्तान से बात करिए। हमारी आवाम को समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि फारूक अब्दुल्ला हुए, उमर अब्दुल्ला हुए, शेख अब्दुल्ला हुए, महबूबा मुफ्ती हुई, यह नेहरू की मानसिकता और उन्हीं की उपज है सब। उसकी जड़ में नेहरू है, गद्दार नेहरू है। तो नेहरू की गद्दारियों के प्रति जागरूक होइए, और जब नेहरू की गद्दारी के प्रति जागरूक होंगे तो ये फारूक अब्दुल्ला जो है बहुत ही बौने आपको दिखाई देंगे। और एक बात और है कि जिस वक्त हमारी आवाम जो है इस जेएनपीसी का इलाज कर देगी, सफाइयों का इलाज कर देगी, और यह टीएमसी का इलाज कर देगी, तो न तो कोई वो जो है वो फारूक अब्दुल्ला रहेगा, न तो कोई यानी वो मुफ्ती रहेगा। इसीलिए बार बार भारतीय जनता दल उस इलाज की बात करते हैं। और इस इलाज के सिलसिले में विशेष रूप से भारतीय जनता दल पश्चिम बंगाल में रहने वाले अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कहना पड़ेगा कि इनके लिए कहना पड़ेगा कि इसी तरह की गुंडाई आपने देखा होगा ये वामपंथियों की थी। तो वामपंथियों को दूर करने के लिए फिर उसी तरह का ये गुंडा बन करके आई, या गुंडी जो बन करके आई वो ममता बनर्जी, तब जाकर के हुआ। लेकिन ये गलत है। हमारे पश्चिम बंगाल की जो मिट्टी से बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, सूर्यसेन हुए हैं, और लोग भी हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस तो खैर मैंने वो निधि थी, हालांकि उनका जन्म कटक में हुआ था। काफ़ी लोग हुए। स्वामी विवेकानंद भी उसी मिट्टी की उपज हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर के जब उनसे प्रेरणा लेते हैं तो इस ममता बनर्जी को अभिशाप मानिए। वो गुंडागर्दी के आधार पर कुछ वोट बटोरती है, ये बात सही है। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन यदि भारतीयता का भाव लाए, भारतीयता आधारित एकता का भाव लाए, भारतीयता आधारित जो है वो आपसी सद्भाव का भाव लाए, और वो एक होकर के इसको जो है इस अभिशाप जो है ममता बनर्जी का अंत कर सकते हैं। मोदी तो जो पाल है, मोदी जो इसको पाल करके देश के खिलाफ गद्दारी तो कर ही रहे हैं, बात ठीक है। लेकिन
इसको जब वोट मिलता है, इसे गद्दार और देशद्रोही ममता को, तो किसी भी देशभक्त को बहुत दुख होता है। मोदी को दुख नहीं होता है। ममता बनर्जी को जब इतनी बड़ी देश की गद्दार और देश के दुश्मन और घोर सांप्रदायिक जब जीत होती है, तो बीजेपी को दुख नहीं होता है। मोदी जी उसको बधाई देते हैं। तकलीफ होती है देशभक्तों को, तकलीफ होती है जो मुल्क की चिंता करते हैं। तकलीफ उनको होती है जो मुल्क में भारतीय एकता की चिंता करते हैं, अमन की चिंता करते हैं, उनको दुख होता है। तो इसलिए भारतीय जनता दल की विशेष विनती है पश्चिम बंगाल में रहने वाले अपने भारतीय भाई बहनों को कि भारतीयता के आधार पर एक होकर के इसका विनाश करिए। और यही जरूरत जो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में एक वो करणी सेना है, करणी सेना से विशेष ये आग्रह और अपेक्षा है कि आपके लिए सिर्फ पद्मावती पर अपना यानी आन बान शान दिखाने के बजाय आन बान शान इस देश के लिए दिखाइए। और जहां तक देश का सवाल है, देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है जीएनपीसी। तो जीएनपीसी को जितवा करके राजनीतिक रूप से उसको विजय दिलवा करके करणी सेना के लोग जो है किस आन बान शान की बात करते हैं। राजस्थान में जीएनपीसी का जीत जाना जो है वो कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है। अब ये सवाल ये भी है कि भारतीय जनता दल का ये संदेश कहां तक जाता है, कहां तक पहुंचता है, लोग किस रूप में देखते हैं, ये भी एक सवाल है। मैं मानता हूं। और सबसे बड़ी बात तो है कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीजेपी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, भारतीय जनता दल के इस संदेश को आज तक नहीं समझ पाई। एक पक्ष ये भी हो सकता है, या समझ करके भी वो अपनी दुकान को बचाने की चिंता में लगी हुई है। भारतीय जनता दल पूरे देश में भारतीयता के माहौल को लाना चाहता है और भारतीयता के माहौल का जो प्रयास होता है, तो इन बीजेपी वालों से जानना बहुत जरूरी है कि क्या तुम्हारे या आपके राष्ट्रवाद की अवधारणा में भारतीय एकता का कोई स्थान है कि नहीं है, भारतीयता का कोई स्थान है कि नहीं है, राष्ट्रभक्ति का कोई स्थान है कि नहीं है, और भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, आपसी वो फ्रेटर्निटी का कोई स्थान है कि नहीं है। ये जरूर वो जानना जरूरी है। और इसीलिए भारतीय जनता दल इस विषय में मैंने जो देख रहा है कि ये मैंने कपटी किस्म के और झूठे और धोखेबाज किस्म के जो राष्ट्रवादी हैं, इनको भारतीय एकता और माने भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव के आधार पर हमारा देश एक हो, मैंने ये चाहते ही नहीं है। ये अपनी दुकान, वो एक ध्रुवीकरण के आधार पर। इसीलिए तो बीजेपी के लोग मैंने ये वीडियो देख करके बीजेपी के जो अपने छुटभइयों को, जो अपने तोतों को जो भेजते हैं, बस ये बोलते हैं कि हमारे सनातन का क्या होगा। अब सनातन के विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि सनातन एक बहुत महान विचारधारा है, महान दर्शन है और एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। इतने महान दर्शन का इतने महान दर्शन का प्रतिनिधित्व
करने की पात्रता बीजेपी या बीजेपी के लोगों में हरगिज नहीं है। यही चीज पूरे देश को समझने की जरूरत है और बीजेपी को भी समझने की जरूरत है कि जो 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 चरित्र वो दिखा रही है उस चरित्र के अनुसार हिंदू सनातन ऐसे महान दर्शन के का प्रतिनिधित्व करने की पात्रता बिल्कुल नहीं है भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की या मोदी जी की। इसलिए उनके मुंह से मैंने वो सनातन शब्द या सनातन की बात करना जो है बिल्कुल यानी एक मजाक जैसा है और हंसी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। वो देश की बात करें और कभी तो वो बोलते हैं ना कि भाई कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। इनकी कोई किसी भी करतूत से नहीं लगा कि इनके लिए बड़ा देश है। भारतीय जनता दल तो बराबर बता रहा है कि भाई देश की सर्वोच्चता और अपने अवाम और अपने अवाम की सर्वोच्चता, इसके बाद ही कुछ है। लेकिन ये झूठे किस्म के राष्ट्रवादी आज तक ये नहीं बता पाए कि जिस सनातन की बात करते हैं या बस जय श्री राम, दीपक जला लिया, मंदिर में जाकर पूजा कर लिया, इसी से ये देश चलाने की बात करते हैं। भारतीय जनता दल बराबर ये बता रहा है कि मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, ये सर्वथा जो है संवैधानिक जो जिम्मेदारी है, संवैधानिक जो कर्तव्य है, उसके सर्वथा विरुद्ध है। उसके हमेशा वो एंटीथेटिकल है। इतनी मोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात ये मोदी महोदय के दिमाग में घुस नहीं रही है, योगी महोदय के दिमाग में घुस नहीं रही है। लेकिन मत वो भूलें, अभी भारतीय आवाम ताकत अपने देश की जो आदरणीय भारतीय आवाम यदि जागृत हो गई अपने वास्तविक जो है वो राष्ट्रभक्ति के माहौल में, भारतीयता के माहौल में, तो जरूर इनसे वो हिसाब लेगी कि भाई वो भारतीयता और अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो संविधान की भावना के विरुद्ध जो आचरण आपका है, ये मंदिरों में जाना, दीपक जलाना, पूजा करना जो है, ये कितना खतरनाक है इस देश के लिए। देश को जो है मतलब कि ऐसा माहौल चाहिए कि भाई मंदिर है, मस्जिद है, उसके जो न्यास है, उसके जो ट्रस्ट है, वो अपना देखते रहे। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य नहीं है, लेकिन नहीं, इनको पांथिक भावनाओं का शोषण करके चुनावी माहौल करना है। तो इसीलिए ये देश के हमारे भारत राष्ट्र के और जिस भारत राष्ट्र की परिकल्पना भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने पेश करता है, उसके ये परम शत्रु हैं, देशद्रोही हैं बीजेपी वाले, मोदी जी। यही कारण है। उस राष्ट्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कर्तव्य काम नहीं है जाकर के वो दीपक जलाना, वो करना। उसका काम है शासन प्रशासन सबके लिए शुद्ध रूप से रक्षा करे सबकी। तो लेकिन ये तभी संभव होगा कि जब हमारी आवाम जो है इकट्ठी होकर के, एकत्र होकर के, एक होकर के भारतीयता के आधार पर इनको नष्ट में नाबूद करे ईवीएम पर, इससे जरा भी न डिगे उस ईवीएम पर, बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर, मतपेटी पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।